फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कंप्यूटेशन के बारे में। ये स्टार्ट करने के पहले हम अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि उन्होंने हमारा चैनल एस्टाउंड टैक्स फिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तो चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ। जैसे कि हमने बताया था, पहले इस पर चर्चा कर रखी है हमने कि कैपिटल गेन इज द गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। यहाँ ट्रांसफर कैपिटल एसेट्स के बाद जो प्रॉफिट या गेन होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। और ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, ये डिपेंड करता है कि उस एसेट्स को आपने कितने सालों तक होल्ड किया हुआ है। यहाँ ट्रांसफर की बातें होती है, हालांकि इस पर चर्चा की जा चुकी है, फिर भी एक रिकैप के कारण के लिए मैं एक ट्रांसफर मीन्स सेल और एक्सचेंज और relinquishment of any assets, extinguishment of any right, compulsory acquisition of law when asset is converted into stock in trade by owner related to his business, conversion of business into limited company and redemption of or maturity of zero coupon bond. All these activities come under the purview of the transfer when we talk about the capital gain. एक सवाल और आता है कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग अलग क्यों कैलकुलेट करते हैं। इसका एक ही कारण है कि दोनों गेन का टैक्स रेट सेपरेट है, इसीलिए जरूरी है फॉर प्रॉपर टैक्सेशन कि हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को अलग अलग कैलकुलेट करें। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जैसे कि हमने पहले चर्चा की हुई है कि एसेट्स की 3 कैटेगरीज होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। Under first category, if you hold the asset under which listed security, equity oriented mutual fund, UTI, zero coupon bond आती हैं, इसको यदि 12 महीने से अधिक होल्ड करते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं, और इसको ट्रांसफर करने पे जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अंडर कैटेगरी 3, जिसमें कि लैंड, बिल्डिंग, कुछ अनलिस्टेड शेयर्स भी आते हैं, इसको यदि 24 महीने से अधिक होल्ड करते हैं और ट्रांसफर करने पर यदि कुछ प्रॉफिट या गेन होता है उसको लॉन्ग टर्म गेन कहेंगे। और थर्ड कैटेगरी, वेयर द होल्डिंग पीरियड इज 36 मंथ्स, इट मीन्स इफ यू होल्ड द एसेट्स more than 36 months and transfer it and you get any profit or gain, that would be long term capital gain। और ये long term capital gain सेक्शन 2 के सब सेक्शन 29B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। सवाल आता है इसको कंप्यूट करने की। अब यह ध्यान से देखें, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा फर्क है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फर्क ये है कि फुल वैल्यू कंसिडरेशन जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में था वैसे यहाँ भी है। एक्सपेंडिचर लेस जैसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हुआ करता था वैसा यहाँ भी करते हैं। नेट सेल कंसिडरेशन उसी हिसाब से यहाँ भी कैलकुलेट करते हैं जैसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कैलकुलेट किया करते थे। अब इस नेट सेल कंसिडरेशन में से हम लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इट वाज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ओनली। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें से फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस करेंगे। इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इट वाज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ओनली। और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और यदि कोई एग्जम्पशंस है अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F, यदि एग्जम्पशंस कुछ हैं तो इसको लेस कर लिया जाता है। उसके बाद जो मिलता है हमें वो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि डिफरेंस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने में केवल इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का है। शॉर्ट टर्म में सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और while we calculate the long term capital gain, it is indexed cost of acquisition और indexed cost of improvement। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो हमें सुविधा होगी। उसके पहले हमने बातें की थी ट्रांसफर पर जो एक्सपेंसेस होते हैं, दिस एक्सपेंसेस में बी ब्रोकरेज, कमीशन, कॉस्ट ऑफ स्टैम्प्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस,
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड सो मेनी, और भी कुछ हैं जो हो सकते हैं जो यहाँ हम नहीं इनलिस्ट कर सके। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, simple, whatever cost you have incurred for acquiring the asset. Cost of improvement means whatever expenditure you have incurred to increase the productive quality या value of an assets. इसमें एडिशन भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एडिशन में जो एक्सपेंडिचर लगते हैं उसको भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में ही इंक्लूड किया गया है। एक चीज और ध्यान रखें, लोगों को कंफ्यूजन है इस बारे में। while we calculate STCG और LTCG, STT shall not be treated as deduction. कोई भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स while we trade or transfer or purchase the equity shares or equity oriented mutual fund, we have to pay the security transactions tax. लेकिन वो अमाउंट जो भी हम टैक्स देते हैं वो डिडक्शन में काउंट नहीं होगा, मीन्स आपके सेल कंसिडरेशन में से वो माइनस नहीं होगा। अब बात करते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट की। चूंकि इंडेक्स है, सो इंडेक्सेशन इज ए प्रोसेस by which the cost of acquisition or improvement is adjusted against inflationary rise in the value of asset. इसका एक सिंपल एग्जांपल से, आज से 5 साल पहले यदि कोई चीज हमने 100 रुपए में खरीदी थी, तो आज के दिन में वो यदि 110 रुपए में बेचते हैं तो इट अपीयर्स कि हमें प्रॉफिट 10 रुपये का हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज 100 रुपए की जो वैल्यू 5 साल पहले थी उसकी वैल्यू हो सकती है आज के दिन में वो 108 रुपये हो गए, और चूंकि उसकी वैल्यू 108 रुपये आज के दिन में हुई है और आज इस एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं 110 रुपये में, इसका मतलब हमें कैपिटल गेन 2 रुपये ही हुआ, न कि 10 रुपये। सो ये 100 रुपये को 108 रुपये में कन्वर्ट करने के लिए देयर मस्ट बी सम मैट्रिक्स, एंड दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, दैट इज बीइंग notified by central government in every financial year. I again repeat, it is cost inflation index and it is being published by central government in every financial year. And as of now, for financial year it is 337. चूंकि ये इंडेक्सेशन की बातें हैं तो कोई ना कोई, जब भी इंडेक्स की बातें जैसे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई या कुछ और बातें होती हैं तो कोई ना कोई एक बेस ईयर होता है। आज के दिन में ये बेस ईयर 2001 2002 है। इसका मतलब जो भी हम इंडेक्सेशन किए हुए हैं, हम माने हैं कि किसी चीज की वैल्यू 2001-2 में 100 होगी, तो और 2022-23 में यदि ये 337 है, इसका मतलब जिस चीज की वैल्यू 100 रुपये 2001-2 फाइनेंशियल में थी, उस चीज की वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इट वुड बी 337. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन विच पीपल इज ए बिट कंफ्यूज्ड, इंडेक्सेशन की सुविधाएं इज ओनली अवेलेबल if we gain any long term capital gain. It is not, there is no benefit under short term capital gain. इसका मतलब यदि कोई डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हम 24 महीने के बाद सेल करते हैं, ये चूंकि कैटेगरी 3 में आती है जिसकी होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स है, तो इस केस में जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और यहाँ इंडेक्सेशन हम यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ सीधा 100 रुपये का 120 रुपये में बेचा 24 महीने के बाद, तो 20 रुपये का कैपिटल गेन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताया जाएगा, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन यदि हम डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बदले में कोई फ्लैट्स 24 महीने के बाद बेचते हैं, फ्लैट्स एंड लैंड कम्स अंडर कैटेगरी 2 वेयर होल्डिंग पीरियड इज 24 मंथ्स, और हम यहाँ 24 महीने के बाद उस फ्लैट्स या लैंड को बेच रहे हैं और यदि कोई गेन प्राप्त कर रहे हैं तो वो गेन लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन यही चीज यदि गोल्ड में होता तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में होता। तो इंडेक्सेशन हमेशा तभी एप्लीकेबल होगा जबकि वो एसेट, वो गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट,
कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। पहला है ईयर ऑफ एक्विजिशन, किस साल में एक्वायर किया एसेट आपने। यदि कोई इंप्रूवमेंट किया है तो किस साल में किया है वो ईयर। किस साल में ट्रांसफर किया है वो। एंड एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट और ट्रांसफर तीनों ही साल का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इट मीन्स जिस साल आपने खरीदी उस साल उसका ईयर और उसका CII नंबर, जिस साल आपने बेचा वो अमाउंट और उसका CII नंबर, ये इंफॉर्मेशन मौजूद रहेंगे हमारे पास तो हम लॉन्ग टर्म हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंप्रूवमेंट आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, हाउ विल कैलकुलेट द आइदर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। Index cost of acquisition is equal to cost of acquisition multiplied by CII of the year of transfer of capital asset upon CII of year of acquisition of capital asset। इसका मतलब जितने में आपने खरीदा उसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस साल ट्रांसफर कर रहे हैं उस साल के CII नंबर से, उसको डिवाइड करेंगे जिस साल आपने खरीदा था उस साल का CII नंबर से, और जो भी अमाउंट आएंगे वो अमाउंट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। और इसी हिसाब से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी होगा। केवल फर्क ये है यहाँ कॉस्ट एंड ईयर ऑफ एक्विजिशन है, इंप्रूवमेंट में कॉस्ट एंड ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बातें जब आती हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इंडेक्स अभी CII का चल रहा है वो 2001 से एप्लीकेबल है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2001-2002 से एप्लीकेबल है। लेकिन ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी आपने 2001 और 2 के पहले खरीदी हो और 2022-23 या उसके बाद आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। इन दैट केस इट सेज दैट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वुड बी actual cost of property or the fair market value of the property as on 1st April 2001 as opted by the taxpayer should be deemed to be cost of acquisition। इसका मतलब उस बेस ईयर के पहले यदि कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, या तो जो उसका ओरिजिनल एक्विजिशन कॉस्ट है या 1 अप्रैल 2001 को जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो माना जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बता दिया है हमने, इट इज इन प्लेस ऑफ एक्विजिशन इट वुड बी इंप्रूवमेंट। बाकी दोनों में फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। और 22-23 का 14 जून 2022 को डिक्लेयर हो गया है CII नंबर एंड इट इज 331। अब इस चीज को, इस कैलकुलेशन को एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ सकते हैं। Mr. Gentleman purchased a piece of land in May 2008 for rupees 4 lakh and sold the same in October 2022 for rupees 40 lakhs. And Mr. Gentleman paid the brokerage of rupees 1 lakh also. What will be the taxable capital gain in the hands of Mr. Gentleman? This is the question. So here we calculate that full value of consideration is 40 lakh, expenditure is 1 lakh, hence net sale consideration would be 39 lakh. Now it must be reduced by index cost of acquisition and index cost of improvement. So index cost of acquisition will be calculated as 40 lakh means cost of acquisition multiplied by 331 means CII value of 2022-23. Here one thing must be noted that property has been purchased in the month of May 2008. It means the financial year was 2008-2009 and that property has been sold in the month of October 2022, means financial year would be 22-23.
So we take the CII number of FY 2008-9 and FY 2022-23. So if we calculate the indexed cost of acquisition, then cost of acquisition is 40 lakh multiplied by CII of FY 2022 to 23, that is 331, upon the CII of cost of acquisition year, means financial year 2008-9, that was 137. So the indexed cost of acquisition would come 9,66,423, and we see that there is no improvement, so improvement is nil. Hence long term capital gain would be 39 lakh minus 9,66,423, and it would be 29,33,576, and there is no exemption. So total taxable long term capital gain would be 29,33,576, and we will have to pay tax on this amount only. Further, we can understand this long term capital gain through one or two illustrations also. The first one is, just see, Mr. Singh purchased gold in January 2019 and sold it in 2022. So the holding period is more than 3 years. Since capital asset was gold, it falls under category 3, where holding period is 36 months. So here, what would be the gain? Whatever would be the gain, that gain would be long-term capital gain. Again, in illustrations 2, in January 2020, gentleman purchased a flat and sold it September 2022. Here, flat comes under category 2, where holding period is 24 months. So the gain would be long-term gain here also. But again, in third case, Mr. Singh purchased equity shares in 2021 and sold it in September 2022. The equity shares falls under category 1. So any gain would be long-term capital gain, because holding period is more than 12 months. So here is the question, that holding period is very important. For example, if we purchase in equity shares, we purchase land in place of equity shares under illustration 3. Land comes under category 3, where holding period is 24 months. So here we hold the flat for more than 1 year but less than 24 months. So in that case वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता, लेकिन चूंकि यहाँ हम इक्विटी शेयर खरीदे हैं, इसलिए ये कैटेगरी 1 में आता है, जिसमें कि होल्डिंग पीरियड 12 महीने है, इसलिए इस केस में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, और यदि आपने मेरा चैनल एस्टोन टैक्सफिन नहीं सब्सक्राइब किया है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।